आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें कि कंपटीशन एग्जाम का बेस कहा जाता है, क्योंकि इनमें से एक से दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल जीके विद जीएस पर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे ठोस जो उच्च तापमान पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून तापमान पर नहीं करते, क्या कहलाते हैं? और इसका राइट आंसर होगा अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अब यदि हम यहाँ अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालकों से कम किंतु कुचालक या इंसुलेटर से अधिक होती है। याद रखिएगा ये। अब तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता जो है उसमें बढ़ोतरी होती है या बढ़ती है, वो है वृद्धि होती है उसमें। एग्जाम्पल देखें अगर हम यहाँ अर्धचालकों के, तो एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम, ये सभी यहाँ पर अर्धचालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? और इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब अगर डायनेमो की बात करें तो डायनेमो का एक जाना पहचाना नाम है जनरेटर। जनरेटर को ही हम डायनेमो कहते हैं। अभी किस सिद्धांत पे काम करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, तो फैराडे के सिद्धांत पर ये डायनेमो काम करता है। अब पहले विद्युत जनरेटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। पहले विद्युत जनरेटर का आविष्कार 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या से। 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, इससे लिंग अनुपात पता लगाया जाता है। अब भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो भारत में लिंग अनुपात 943 या 943 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका अर्थ यह है कि 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं भारत में। अब अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? केरल में है 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों के मुकाबले। इसी तरह से सबसे कम किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है 879 1000 पुरुषों के ऊपर। इसी तरह से अगर हम राज्यों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1038 1000 पुरुषों के ऊपर, और वहीं सबसे कम है दमन और दीप में 618 1000 पुरुषों के ऊपर। तो याद रखिएगा इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और एक किस राज्य की थी? ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 1963 में। अब अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आचार्य जेबी कृपलानी इनके पति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 1918 में खेड़ा संघर्ष में वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख योगदान दिया था। इसी तरह से बारडोली सत्याग्रह हुआ था जो कि एक किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व भी वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इस आंदोलन के सफल हो जाने पर वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है, सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को। इसी तरह से देशी राज्यों का एकीकरण का कार्य भी पटेल ने वीपी मेनन के साथ मिलकर किया था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई गई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है, जो कि गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में साधुबेट नामक स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वे राष्ट्रपति कौन है जो निर्विरोध चुने गए थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगर डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये भारत के छठे राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। और ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे पहले। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के गठन के समय अक्टूबर 1956 में ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गैर संसदीय सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है, और अनुच्छेद 88 के तहत संसद के दोनों सदनों को ये संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। फ्रेंड्स, अभी हमने जेबी कृपलानी की बात की थी। ये श्रीमती सुचेता कृपलानी के पति थे। जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ था तो उस समय सरदार पटेल के बाद में सबसे अधिक मत इन्हीं मिले थे। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में 1951 में इन्होंने विजिल नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया और साथ ही एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था कृषक मजदूर पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। अब अगर हम दादा भाई नारोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी तरह से 1901 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नारोजी ने ही 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नारोजी ने 1853 में की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ कई सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं जो कि लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। अब अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। चोरी चोरा कांड की घटना फरवरी 1922 को घटित हुई थी जिसमें कि 21 सिपाहियों को एक भीड़ ने जलाकर मार दिया था और इसी से शुद्ध होकर गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। इसके अंदर शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहां पर दिया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। अब अगर बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात करें तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। अब अगर यहाँ राजगृह की बात की जाए तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसी तरह से गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब अगर यहाँ पाटलिपुत्र की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और अगर हम यहाँ गया की बात करें तो बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो यहाँ भी कई सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? और इसका राइट आंसर होगा महायान संप्रदाय के द्वारा। तो गांधार शैली के अंदर बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाना प्रारंभ हुआ था, जो कि ये मूर्तियां काले सलेटी पत्थर, चूने तथा मिट्टी से मिलकर बनी हुई थी। अब गांधार शैली का एक नाम और है, इसे हिंदी यूनानी कला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हिंदी यूनानी कला गांधार शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांबा या कॉपर। अब अगर तांबे की बात करें तो तांबा प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है और इसी तरह से मानव ने सर्वप्रथम तांबे का ही उपयोग करना प्रारंभ किया था। अब तांबे को कैसे पृथक किया जाता है? तो तांबे को विद्युत अपघटन के द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ भी कई क्वेश्चन कवर होते हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। साथ ही यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप इस वीडियो में पूछे गए सभी क्वेश्चंस का टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक उपचायक है। फ्रेंड्स, अगर उपचायक की बात करें तो उपचयन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और पौधे इसका उपयोग भोजन बनाने या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समुद्री खरपतवार में मुख्य क्या पाया जाता है?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। समुद्री खरपतवार या नीले हरे शैवाल, जिन्हें कि हम ग्रीन ब्लू एल्गी कहते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवीकरणीय संसाधन। अब अगर हम नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों की बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं हो सकते और इनका बार बार उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि वनस्पति के निर्माण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी इसका यही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। इस क्रिया को हम मुख्य रूप से हाइड्रोजनीकरण कहते हैं और इस क्रिया में मुख्य रूप से निकेल उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। अब डालडा घी का निर्माण इसी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धूम कोहरा में मौजूद कौन सा द्रव्य आंख में जलन पैदा करता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोहरे में उपस्थित होता है और जो हमारी आंखों में जलन पैदा करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब अगर हम धूम कोहरे की बात करें तो धूम कोहरा ओजोन और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से मिलकर बनता है और ओजोन जो है कपड़ों और रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आंखों में जलन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्यूटेन। अब अगर हम यहाँ एलपीजी की बात करें तो एलपीजी गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का एक मिश्रण होता है जो कि घरों में रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब अगर हम एलपीजी के पूरे नाम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फ्रेंड्स, एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसके अंदर एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसका नाम होता है मर्केप्टन। चूंकि एलपीजी के अंदर किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती, इसलिए इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक दुर्गंधयुक्त पदार्थ मर्केप्टन मिला दिया जाता है ताकि एलपीजी के रिसाव का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीटनाशक के रूप में। अब अगर KMnO4 की बात करें तो इसका व्यापारिक नाम लाल दवा है, इसे बाजार में लाल दवा के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग त्वचा के रोग और गोनेरिया के उपचार में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फ्रेंड्स, अगर हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के कारण बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो पेट तथा शरीर के अन्य अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त एंडोस्कोपी वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होती है। इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। यहाँ आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे काम करता है, एंडोस्कोपी के सिद्धांत पे काम करती है और इंद्रधनुष किस तरह से बनता है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों क्रियाएं होती हैं जब इंद्रधनुष बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल के साथ में। अब अगर हम काला पानी की बात करें तो काला पानी एक तरह से डोकलाम की तरह है जहां पर 3 देशों का बॉर्डर लगता है। जैसे डोकलाम में भारत, भूटान और चीन का बॉर्डर लगता है, इसी तरह से काला पानी में भारत, नेपाल और चीन का बॉर्डर लगता है और इसी को लेकर भारत और नेपाल का विवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया था। इसी तरह से उसने सरकारी खजाने का केंद्र मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया था। और अगर दूसरी बात करें तो वो भारत के पहले वास्तविक गवर्नर जनरल रहे, परंतु उन पर 1785 में महाभियोग लगाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहाँ भी कई क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, जैसे कि पहले वास्तविक गवर्नर जनरल कौन थे, या द्वैध शासन प्रणाली को किसने खत्म किया,
या किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग लगाया गया? तो ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक अन्य नाम क्या है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। अब अगर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है, जो कि 17 राज्यों और 92 जिलों से होकर गुजर रही है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है, जो कि लगभग 4,096 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 3,488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ में है 3,323 किलोमीटर। लंबी सीमा रेखा हम साझा करते हैं इन देशों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह कौन सी स्थिति कहलाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विपक्षीय एकाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने। अब अगर हम मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इन्होंने 1909 में एक अखबार शुरू किया था जिसका नाम था द लीडर। इसी तरह से 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और 1909 के लाहौर अधिवेशन, 1918 के दिल्ली अधिवेशन और 1930 के दिल्ली अधिवेशन, साथ ही 1932 के कलकत्ता अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। फ्रेंड्स, अब बारी है आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट की और टेस्ट का क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने खत्म किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके वो टेस्ट दे सकते हैं। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।